हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट मेंस एग्जाम के लिए राजस्थान बोर्ड की किताबें मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की ये बुक है और 2 चैप्टर में कंप्लीट भी करवा चुकी हूँ पहली वीडियो में। आज तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ये सभी के में कॉमन है। तो ये किताबें तो सभी को ही पढ़नी है, चाहे आपका लेवल 2 में, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, ये तो सभी को ही पढ़नी है। क्योंकि सिलेबस वाली वीडियो आपने देखी होगी और नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। 80 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें आपको भूगोल पढ़ना है, राजस्थान के बारे में ही पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल है, किताबें में पढ़ा रही हूँ। और जो एसएसटी वाले हैं, जिनका स्पेशल सब्जेक्ट एसएसटी है संबंधित विषय में, उन्हें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये वाला पोर्शन तो कॉमन ही है, ये तो सभी के में आने वाला है। तो ये किताबें सभी को ही पढ़नी है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी एक ही वीडियो आई है, फिर आप साथ में देखते चलिएगा। अब कल के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान में जिलों की संख्या। तो ये किताब तो पुरानी है, क्योंकि जब ये छपी थी तब जितने जिले थे उतने ही इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 41 यानी कि 41 जिले हैं। ये आप याद रखिएगा। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। तो आप लोग याद रखिए कि 41 जिले हैं राजस्थान में वर्तमान में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लिखा है, प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत तो अनेक हैं, लेकिन जो मुख्य 2 भागों में इन्हें विभक्त किया गया है, वे भाग कौन से हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले बताया जा रहा है पुरातात्विक स्रोत के बारे में। लिखा है, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है अभिलेख, जो पत्थरों पर उकेरे जाते हैं, इनके बारे में लिखा है कि ये हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्थरों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, यदि आप किसी ऐतिहासिक इमारत को देखने गए हैं तो वहां पर आपको इस तरीके के शिलालेख जरूर दिखे होंगे। तो इनसे हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चलता है, पुराने समय के बारे में पता चलता है, घटनाओं की जानकारी हमें होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं उन पर इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अभिलेखों की उपयोगिता। अभिलेखों की उपयोगिता क्यों है? तो ये विविध भाषाओं में गद्य या पद दोनों ही शैलियों में मिलते हैं, यानी कि ये गद्य में भी मिल सकते हैं, पद्य यानी कि कविताओं के रूप में भी लिखे हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा गीत, दोहे, इसमें भी ये भी सभी पद्य के अंतर्गत ही आते हैं, तो इनमें भी लिखे हुए मिल सकते हैं। और गद्य में जैसे कि कहानी के रूप में भी मिल सकते हैं। आगे लिखा है, इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है।
प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। और ये आपको याद रखना है, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो अभिलेख प्रशंसा में लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको प्रशस्ति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो प्रमुख अभिलेख हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप यानी स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि जो घटियाला अभिलेख है ये प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। आगे लिखा है चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख? चीरवा का अभिलेख। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप स्मारक देख सकते हैं। अभिलेखों के बारे में आपको बता दिया, अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, क्या जानकारी हमें इनसे मिलती है। अब स्मारक के बारे में लिखा है। लिखा है राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद यानी महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। जो पुरानी इमारतें हैं वो स्मारक ही हैं जिन्हें हम देखने जाते हैं। जैसे जब कभी भी जो भी राजस्थान जाता है, जयपुर जाता है, तो वो किले जरूर घूम कर आता है। तो ये किले यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, चित्तौड़ का किला है, जालौर, गागरोन, आमेर का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, तारागढ़, कुंभलगढ़, ये सभी किले प्राचीन सभ्यता के बारे में बताते हैं और ये इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं, तभी तो इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आगे लिखा है ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। तो आप लोग कौन से स्मारक को देख आए हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ये यदि आप राजस्थान से हैं तो आप जरूर ही किले वगैरह घूमने जरूर गए होंगे, और जो बाहर के लोग हैं वो भी घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा लगता है देखकर। पुराने जो स्थापत्य कला है उसके बारे में जानकारी मिलती है, किस तरीके के भवन बनाए जाते थे, ये भी जानकारी उन किलों को देखकर हमें मिलती है। आगे लिखा है मुद्राओं के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत में आगे मुद्राओं के बारे में लिखा है। जो मुद्राएं होती हैं ये भी हमें इतिहास जानने में सहायता करती हैं। तो लिखा है मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तौल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के सिक्के भी देख सकते हैं। ये अलग अलग शासकों द्वारा चलवाए गए हैं। आगे लिखा है आहड़, रेड़, बैराठ, रंगमहल, सांभर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो सिक्के भी इतिहास जानने में सहायक हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बर्तन और कलाकृतियां, क्योंकि जो उत्खनन होता है, उत्खनन से जो हमें बर्तन है और भी चीजें प्राप्त होती हैं, बर्तन प्राप्त होते हैं और उस समय के औजार भी मिलते हैं, तो उनसे भी जानकारी मिलती है। तो यही आगे लिखा हुआ है बर्तन और कलाकृतियां। तो उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई,
किवाड़ों व गवाक्ष यानी गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। जो बर्तन है उन पर पॉलिश की हुई है, उन पर डिजाइन भी बना हुआ है। तो ये जो बर्तन है ये उस समय की उत्कृष्ट कला को दर्शा रहे होते हैं। आगे लिखा है, राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर यानी नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुर, जयपुर एवं नौह यानी भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड। मृद भांड का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन। ये भी याद रखिएगा, मृद भांड मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है। तो यही लिखा है, काले एवं लाल मृद भांड आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। यहाँ आप इस चित्र में बर्तन देख सकते हैं। चित्र थोड़ा धुंधला है लेकिन यहाँ पर ये बर्तन छपे हुए हैं और ये जो बर्तन उत्खनन से प्राप्त हुए हैं इन्हें संभाल कर रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ताम्रपत्र। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दानपत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नाप तौल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। इस चित्र में आप ताम्रपत्र भी देख सकते हैं, यानी कि ये तांबे का होता है और इस पर अक्षरों को उत्कीर्ण किया जाता है, यानी कि उकेरा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में आपको बता दिया और पुरातात्विक स्रोत में आपको अभिलेख, स्मारक, सिक्के यानी कि मुद्राएं और बर्तन और कलाकृतियां, इतने स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब दूसरा है साहित्यिक स्रोत। लिखा है इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है और ये आपको याद रखनी है। आगे लिखा है नयन चंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आगे लिखा है राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कान्हड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचन का आदि विशेष उल्लेखनीय है और ये आपको याद भी रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये जो कृतियां हैं इनकी जो लेखक हैं और उनकी कृतियां ये आपको याद रखनी है। आगे लिखा है ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तवारीखों यानी इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। आगे लिखा है कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूरमल मिशन का वंश भास्कर, कवि राज श्यामल दास कृत वीर विनोद, ये सब आपको याद रखना है। विश्वेश्वर नाथ रेउ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है।
तो ये लेखक हैं जिनकी रचनाएं इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यहाँ आप चित्र में कर्नल जेम्स टॉड को देख सकते हैं, महामहोपाध्याय गौरी शंकर उहिराचंद ओझा को और कवि राज श्यामल दास को देख सकते हैं। तो लेसन यहीं पर होता है समाप्त। इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो दोनों के बारे में आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। शब्दावली लिखी हुई है, लिखा है अभिलेख क्या होता है? ताम्रपत्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन क्या होता है? खुदाई। और मृद भांड होता है मिट्टी के बर्तन, जो मैंने आपको बता ही दिया था। एक बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, लिखा है वंश भास्कर के लेखक हैं तो सूरमल मिशन, अभी आपको बताया ही था। तो तीसरा लेसन यहीं पर होता है समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे लेसन को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसीलिए मैं दो दो लेसन एक साथ पढ़ा रही हूँ। चौथा अध्याय है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 लेसन है, इसमें 5 दिन में क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेकर आती रहूं। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 6 to 12 में कंप्लीट पढ़ा दूंगी, ताकि आप लोगों को मेंस एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं के बारे में नहीं सोचता, सबके बारे में सोचता है, तो उसके अंदर सामूहिक भावना उत्पन्न होती है, तो वह समूह में कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। लिखा है राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जाता है। यानी कि खुदाई की जाती है और जो सामग्री हमें प्राप्त होती है उसी के आधार पर हम उस काल के बारे में जान सकते हैं, जिसके बारे में लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता। आगे लिखा है उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। ये खुदाई में प्राप्त होते हैं। आगे लिखा है चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। तो यही आपको याद रखना है। प्रस्तर युग इसीलिए तो कहा गया कि प्रस्तर माने क्या होता है? पत्थर। तो इस युग में पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक प्राप्त हुई, तो इसे कहा गया प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग। आगे लिखा है प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गड़ासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए और इन्हीं उपकरणों का मानव प्रयोग करता था। आगे लिखा है मानचित्र को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। आगे लिखा है प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। और यही आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, और ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है तांबे का। आगे लिखा है राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहल आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं।
यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं, ये कालीबंगा सभ्यता अवशेष यहाँ पर दिखाया गया है। आगे लिखा है राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंगमहल, बड़ा पोल, सोथी, सोनारी, गणेश्वर, बैराठ, ये सभी राजस्थान के सभ्यता के प्राचीन केंद्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बताया गया है, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में। सबसे पहले लिखा है कालीबंगा। तो राजस्थान में द्रस्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। पुराविद का नाम आपको याद रखना है, अमलानंद घोष। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है घग्गर नदी। बाद में डॉक्टर बीवी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड यानी वेदिकाएं बनी हुई हैं। संभवतया यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो कालीबंगा के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब लिखा है आघाटपुर यानी आहड़। इसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था और तांबावती के नाम से नीचे लिखा भी है। लिखा है उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी कि बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिसकी छत बांस एवं केलू से बनी हुई हैं। यानी कि जो घरों की दीवारें हैं वो पत्थर और मिट्टी की हैं, लेकिन जो छतें हैं वह बांस और केलू की हैं। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में उत्खनन में तस्तरियां यानी कि प्लेट, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलसे, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मड़िये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाई। यानी कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण यहाँ विध्वंस हुआ होगा, तो इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर चले गए तथा गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान इन लोगों ने बसाए। तो आहड़ के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब लिखा है बालाथल के बारे में। तो लिखा है उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण जैसे उपकरण तथा कड़ फूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं।
कर्णफूल यानी कि कान में पहनने वाले आभूषण। तो ये याद रखिएगा। आगे लिखा है, यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लौह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो एक तो बैराठ में मिला है और दूसरा मिला है बालाथल में। जो दूसरा स्थान है वह बालाथल है जहाँ पर बुना हुआ कपड़ा यानी वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो बैराठ में और बालाथल में 2 जगह बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणेश्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये किताबें पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। आप लोग कैसे भी करके इन किताबों को जरूर पढ़िए। यदि आप स्वयं से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आई हूँ, इसीलिए आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए गणेश्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छैनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, अनुमान लगाया गया है। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थीं, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लौहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागौर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। तो लौहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागौर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बैराठ के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बताया गया है। लिखा है, जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। आपको याद रखना है, जो बैराठ है इसका महाभारत में उल्लेख हुआ है मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाबरू या बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुर, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़गढ़ नगरी, भरतपुर में नौह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लौह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। अब यहाँ प्रश्न बनने की संभावना कहाँ कहाँ से है? एक तो आपको ये याद रखना है कि बैराठ से अशोक के 2 स्तंभ, भाबरू या बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये लेसन जो है यहीं पर होता है समाप्त। शब्दावली पढ़ लीजिए। उत्खनन का मतलब है खुदाई, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, पाषाण, पत्थर और ताम्र, तांबा।
तो इस लेसन में राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों के बारे में जाना है, जिसमें कालीबंगा, आहड़, बैराठ, गणेश्वर और बालाथल, इन सब के बारे में आपको बताया है। नीचे 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में जिले में। और अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभी आपको बताया था, बैराठ से। तो 2 लेसन मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिए, तीसरा और चौथा, यानी कुल आपके 4 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। पहली वीडियो में 2, दूसरी वीडियो में 2। जल्द ही आपका क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन में क्लास 6 में कंप्लीट करवा दूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी आप लोगों के पास समय है। आप लोग अभी से पढ़ेंगे तभी आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। फिर आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है, और प्रैक्टिस के बाद जहाँ जहाँ आपकी कमी है, जहाँ आप कमज़ोर हैं, वो आपको रिवाइज भी करना है। तो आपके पास आराम करने का समय नहीं है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। यदि आपको अपना अच्छा भविष्य चाहिए तो ये समय आपका संघर्ष का है, और संघर्ष करेंगे तो आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, ये आप मान लीजिए, और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।